बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, चीन और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है या उनके अंदर जो कशीदगी है और जो कब्ज़ा किया है चीन ने उस इलाके पर जो कि मुतनाज़ा था और जिस पर चीन का दावा था, अक्साई चीन जिसको पूरा कहते हैं, वो 60 किलोमीटर जो हमने कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ। हमने पिछले अपने प्रोग्राम में ये बात कह दी थी, जो कल जो हमारा जो नशर हुआ है। जी तो अब कल जो इनके मुज़ाकरात हुए हैं चीन के और अमेरिका के, चीन के और इंडिया के तो एक दो बातें हुई हैं। एक तो ये हुई है कि चीनी जो अमेरिकी जो इंडियन जो जनरल था उसको 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा चीनी जनरल के आने का। ये एक तरीका होता है एक किस्म की बेइज्जती करने का। सो वो किया गया चीन की तरफ से और उसको जनरल को इंतज़ार करना पड़ा। कहा यह जाता खड़ा रहना पड़ा। अब खड़ा रहना पड़ा या इंतज़ार करना पड़ा, ये लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, वो हम कभी और बात कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जो इनकी अकड़ थी वो निकल गई है कि उनको इनका ये ख्याल था कि ये दौलत बेग का जो हवाई अड्डा है वो अगर हम बना लेंगे तो एक तरफ तो वो तिब्बत और को जाने वाली जो शाहराह है सिंकियांग से वो इनकी जद में आ जाएगी और तिब्बत पर ये फिर हमला करके कब्ज़ा कर लेंगे। मैंने इंडिया का ये ख्याल था, इंडिया का ये मंसूबा था। दूसरा ये था कि वो मैंने दौलत बेग हवाई अड्डे से हमला करके सी पैक पर हमला करेंगे और वो फिर सी पैक को बिल्कुल मैंने बेअसर कर देंगे। तो ये बात को समझते हुए ये एक बहुत स्ट्रेटजिक अड्डा था। इसमें उन्होंने ये किया है कि दौलत बेग हवाई अड्डे को अपने तोपों की जद में ले लिया है। अब इसके बाद में भारत ने ये किया है कि जो बफोर जो थे, जो जिस पर आपका बड़ा एक किस्सा चला था, जिस जो पर स्कैंडल उन्होंने था बहुत ज़्यादा जी, राजीव गांधी का। के ज़माने में इन्होंने इस पर बहुत किकबैक लिए थे। और ये स्वीडन का है, ये बफोर तोपें। तो ये अच्छी तोपें हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पुरानी हो गई हैं। अब इसके बाद चीन के पास तो जदीद हैं, बहुत जदीद हैं। वो मुमकिन है लेज़र को भी इस्तेमाल करें। इंडिया के पास भी लेज़र है। तो ये एक खौफनाक लड़ाई है जो कि यहाँ हो सकती है। लेकिन भारत की अकड़ जो थी वो निकल गई है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ उनका भी अब जो ख़तरा है वो ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ इसका रुख कर सकते हैं। हम इस पर तफसील से बात करनी है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ चीन पे बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो जब इसकी दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान के बारे में ज़रा बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो वो जो तो मीटिंग भारत हुई, ने इस वक्त जो है चीन ने इस वक्त ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन तैयारे जो हैं वो इस वक्त फ़िज़ा में मौजूद हैं या वो हवाई अड्डे पे मौजूद हैं। जो स्ट्रिप उसने बनाई थी, जो अब उसने अड्डा बना लिया है, जो जो झील है उस झील में और जो लद्दाख के इलाके में उस झील में कश्तियाँ इनकी फिर रही हैं जो कि फाइटिंग कश्तियाँ हैं। और इसके अलावा जो पीछे जो सड़क बनाई थी, फिर अड्डा बनाया था, वहाँ पर उन्होंने फ़िज़ाई अड्डा स्ट्रिप बनाई थी 1999 में। तो वो अब अड्डा उन्होंने बना लिया है। और वो अब सारे जगह जहाँ पर भी जो ऊंचाई की जो चोटियाँ थी, जैसा कि लद्दाख, जैसा कि इसमें कारगिल में है, ऐसी सारी चोटियों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है चीन ने। और इनका दौलत बेग का जो हवाई अड्डा है वो इनकी तोपों की जद में है। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर 100 टैंक तो हमने बताए थे आपको उस दिन के, कल जो हमारे प्रोग्राम में, कि 100 टैंक वहाँ पहुँच गए हैं। भारी तोपें आ गई हैं, 3 स्क्वाड्रन हैं, 5000 के करीब जो हैं वो लोग आगे हैं, बाकी 10,000 पीछे हैं, और भी इससे भी ज़्यादा। अच्छा, चीन की जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो डिवीज़न होता है, या 15,000 फ़ौज का, हमारे यहाँ तो 8,000 का एक डिवीज़न होता है, या 10,000 का होता है, या कहीं 12,000 का होता है। तो इनके यहाँ पर चीन का डिवीज़न ज़रा बड़ा होता है कि 15,000 का मैं समझता हूँ कि एक डिवीज़न फ़ौज लेके आए हैं ये लोग, या 2 डिवीज़न हैं, आप इसको जो भी आप कहें।
ये चीनी खुद बताएंगे, लेकिन ये है कि काफ़ी बड़ी तादाद में आ गए हैं। और ये बात उन्होंने क्लियर कह दी है अमेरिका, जो जब मुज़ाकरात हुए तो उनसे कहा है जनरल साहब से कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब ये इलाका हम वापस नहीं करेंगे। और इसमें राजनाथ ने भी तस्लीम कर लिया है कि भारत जो है वो इलाके चीन से वापस नहीं ले सकता है, जो अक्साई चीन का इलाका है जिस पर उनका बहुत बरसों से दावा था। और ये फिर शरारत ये कर रहा था कि जो रोड बनाकर ये जो यानी इसका भी हिस्ट्री है कि जब यहाँ पर दौलत बेग जब यहाँ पर फ़तह करके गए तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया था, तो इस लिहाज से इसके इलाके का नाम दौलत बेग पड़ गया था। तो ये मुग़लों के ज़माने में जहांगीर के दौर के अंदर ये यहाँ पर आए थे। और इसके बाद में फिर ये दौलत बेग जो है जब वापस जा रहे थे तो वो जनरल थे और वो कमांडर, वो फिर जाकर रास्ते में वो फौत हो गए, तो फिर उनके नाम से ये इलाका का नाम दौलत बेग पड़ गया था। तो इसको फिर दौलत बेग का अड्डा कहलाया जाता है। तो अब इस सूरत हाल में आप देखें तो दो बातें हुई हैं। एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो वो हुआ है कि इनकी बेइज्जती हुई है, चीन ने कब्ज़ा कर लिया है, एक बात। दूसरा ये है कि जब इनके मुज़ाकरात हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि और मुज़ाकरात में इनकी तौहीन की है, और साथ साथ में ये भी कहा है कि नो मोर मुज़ाकरात। इस सिलसिले में आगे की बात करो आप कि आगे हम हमसे कैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब मसला ये है कि इनके और हम इंडिया के दरमियान में $90 बिलियन की तिजारत होती है। इस पर हम इंडिया ने कदगन लगाई है और इसको चाइना ये समझ गया है कि ये इनकी जो तिजारत है ये ख़त्म हो जाएगी बिलाखिर, क्योंकि ये पहले नंबर 2 पे था, फिर अमेरिका ने इसको पुश किया, इसको चीन को नंबर 3 पे ले गया, और ये जान गया है कि ये आखिरकार में धकेलता हुआ इसको ख़त्म कर देगा। तो उसने कहा उसकी परवाह नहीं की, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को उसने पेश नज़र रखा। जी मिर्ज़ा साहब, अब आ जाएं इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे। देखिए जैन साहब, इंडिया पाकिस्तान का मामला बड़ा संगीन है। मैं दो बातें करना चाहता हूँ अगर आपके पास वक्त है तो। एक तो ये बात यह है कि पाकिस्तान को ये जो तरीका पाकिस्तान ने इख्तियार किया है ये पैसिव अंदाज का कि साहब वो जब हमला करेंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे, ये गलत तरीका है। उनका प्रोग्राम वाज़ेह है। उन्होंने स्पेन का मुताला किया है, वहाँ पर स्पेन में हमारे मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। इंडिया में भी मुसलमानों की हुकूमत 800 साल के करीब 750 साल 800 साल हुकूमत रही है। तो उन्होंने ये मुताला किया है कि इंडिया ने, नेहरू के ज़माने से ये मुताला शुरू हो गया था, तो उन्होंने ये मुताला कर लिया था कि पाकिस्तान मुसलमानों को कैसे इंडिया से बेदखल किया जाए। तो उस प्लान पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, और उसके अंदर उसमें सिर्फ पाकिस्तान राह में रुकावट है। और उस रुकावट के लिए पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ताला ने जो उसको जो नेमतों से नवाजा है, जो उसके बाद जो असला दिया है, वो फिर इस तरह से नहीं दिया है कि आप यहाँ बैठ जाएं। असल में तो अगर ये होना ये चाहिए था, चाहे जब कुछ भी हो जाए, जब आपको मालूम हो कि उसके अज़ाइम ये हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना चाहता है नऊज़ बिल्लाह, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, उस दुनिया की सफ़ा हस्ती से उसको मिटा देना चाहते हैं इंडिया को हम ऐसी सूरत में, जबकि हमें वो नेस्त नाबूद करना चाहता है। तो अब सूरत हाल में तो दो बातें नहीं क्लियर होगी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जिस वक्त उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने ये लागू किया था, उस वक्त के 1 महीने बाद में पूरा कलकत्ता से लेकर राजकुमारी से लेकर और दिल्ली तक जो है हंगामे हो जाने चाहिए थे, और मुसलमान उठ खड़े होने चाहिए थे, जो कि नहीं उठे, जो बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों को उठना चाहिए था, और जो भी हमारी ताकत थी वो हमारे पास हमें इस्तेमाल करनी चाहिए थी, वो हमने भी वो इस्तेमाल नहीं की, या हमारे पास ताकत नहीं थी, या हम दब गए, या हम डर गए, या हम असलियत का शिकार हो गए, जो भी करें, लेकिन गलत फैसले आपने किए। यू कंप्लीट फेल्यूर। आपका तारीख जब कभी भी मौरख लिखेगा यही लिखेगा कि यू आर द फेल्यूर इन दैट केस। अब भी जो बात हो रही है, अब रोज़ आपके साथ खेल रहे हैं, और क्वाड को आप भेज देते हैं। 10 दिनों के अंदर उन्होंने 3 क्वाड आपके भेज दिए। आप ये तमाशा ये कि आपको वो इश्तियाल दिला रहे हैं, आप मुश्तइल नहीं हो रहे हैं। भाई मुश्तइल नहीं होने की बात नहीं है, बात यह है कि उनका दिमाग उसी तरह से सीधा करो जैसे चीनियों ने सीधा किया। आपको ये ख्याल है कि आप वहाँ पर आप बदनाम हो जाएंगे, आप रुसवा हो जाएंगे, साहब ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आप अपने बंगलों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि आपके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं, आपकी औलादें अपने अच्छे बंगलों में रहते हैं। तो भाई आपको फिर छोड़ देना चाहिए ये काम, आपको फिर किसी और के लिए हवाले कर देना चाहिए। आपको उलमाए कराम को बुलाकर आप उनसे पूछें कि भाई क्या आप यानी
यानी मैं ये जो जिहाद लागू हो गया या नहीं हो गया, अगर वो ये कहते हैं कि जिहाद लागू हो गया तो फिर जिहाद करो, फिर किसी चीज़ पे परवाह ना करो। फिर बदर के लोगों ने कैसे फतह हासिल की थी बताओ, आप बता, हुनैन में कैसे फतह हासिल हुई थी, जंग खैबर में कैसे फतह हासिल हुई थी, ये बताओ आप मुझे कि कोई आप वहाँ पर बड़ी आपके पास तोपें थी जो आप वहाँ फतह होगी, तो आपके पास तो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा आपको एटमी ताकत बनाया हुआ है, आपके मिसाइलों से लैस किया हुआ है, इसके बावजूद भी आपके पैर लरसते हैं। क्यों आपको खौफ आता है कि आपकी करें? अच्छा जी, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है तो वो भी नज़र नहीं आती है। आपको ये स्ट्रेटेजी ये नज़र आती है कि बीमार आदमी है यहाँ पर, कोई आदमी उसका ख्याल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये ख्याल हो रहा है कि सिंध में कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये ख्याल हो रहा है कि पंजाब में वहाँ कुछ ना हो जाए, ये ख्याल है नियाज़ी साहब मारे हैं। भाई नियाज़ी साहब जैसे आदमी कोई अच्छे हुक्मरान नहीं हो सकते हैं। नियाज़ी की हिस्ट्री ये है कि जिनकी आप हिस्ट्री पढ़ लें, इनका बैकग्राउंड कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। दे आर नॉट गुड रूलर, दे आर नॉट गुड, मैंने किसी इन एनी केस दे आर नॉट गुड। आप इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेहरबानी करें कि नाउ रिविजिट योर प्लान और फॉर गॉड सेक खुदा की मदद हासिल करें और उस पर इन्हिसार करें, और दैट्स इट। आपको जो कुछ भी होना है वो तो होकर रहेगा। आप ये समझते हैं कि आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते। आपने तारीफ पढ़ ली है, आपने नेमतुल्लाह शाह वली की तमाम जो पेशन गोई हैं वो पढ़ ली हैं, आपको सब बातें पता हैं, आपको ग़ज़वा हिंद का पता है। तो फिर इसके बाद में आप क्यों भरोसा करें अगर आप मुसलमान हैं तो? अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर और बात है, आपकी मर्ज़ी है। अब मुसलमानों के अंदर भी गलती ये है, बहुत सी गलती है। मुसलमानों को ये चाहिए कि उन्होंने आज तक कम वक्तों ने ये हालत ये किया कि वहाँ के मुसलमान जो हैं बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सबसे ज़्यादा मैंने इस्तेसाली जो वहाँ पर हैं वो ये जो मज़ारात का जो है उनको चंदा लेते हैं और वो खा जाते हैं, खुद अपने ख़ानदान को बनाते हैं। कोई एक चैनल नहीं बना सके। एक वहाँ के उसने किया है गुलबर्गा ने कि वहाँ पर कॉलेज बनाया है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई है। अब बाकी लोगों ने एक, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मीडिया का दौर है, आपको वहाँ पर मीडिया चैनल बनाने चाहिए। आपको ये एक बात किसी ने कही है, इसका इज़हार करें इंडियन स्कॉलर, एक इंडियन स्कॉलर इज़हार कर रहे हैं जो कि नाज़रीन को दिखाते हैं, है वो हम सुना रहे हैं आपको। जी इसलिए सुना रहे हैं कि उसकी आवाज़ सुन लें तो अब ताकि आपको सुकून आ जाए इंडिया के मुसलमानों को। जी दिखाते अपने नाज़रीन को। मैं देख रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं कि कुछ लोग मीडिया को दलाल कह रहे हैं, कुछ मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यकीनन ये सब मुसलमान ही ज्यादातर कह रहे हैं और बेशक मीडिया में बेशुमार हमारे यहाँ की कमियां भी हैं, इस बात से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जो बार बार मेरे जहन में आता है कि जैसा कि आप लोग बताते हैं कि आपकी तादाद 20-25 या उससे भी ज्यादा करोड़ हो सकती है और आपके पास जो है जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दारुल उलूम है, देवबंद है, वक्फ बोर्ड है, हजरत निजामुद्दीन है, अजमेर शरीफ है और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो मैं नाम ले सकता हूं यहाँ पर। जैसे आपके पास इमाम बुखारी है, मुफ्ती मुकर्रम है, अहमद पटेल है, आजम खां है, अजीम प्रेम जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, बदरुद्दीन है, अजमल है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है। दिल्ली में आपके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, ओखला है, सीलमपुर है। तो फिर मेरा एक सवाल ये है, और आपके अंदर पढ़े लिखे लोग ना हो ऐसा भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी अभी आपके पास काफी हैं, फिर भी आप एक न्यूज चैनल अपना क्यों नहीं चला सके अभी तक? ये सोचने वाली बात है या नहीं? चैनल तो दूर की बात है, आपसे एक ढंग का जो नेशनल अखबार है, राष्ट्रीय अखबार जिसे बोलते हैं, वो नहीं चलाया जा सका आज तक। रेडियो स्टेशन तक आप एक नहीं खोल पाए हैं अभी तक। डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया का अब जमाना आ गया है और इसके बावजूद आप जो है एक जानदार या काम चलाऊ वैकल्पिक मीडिया अभी तक उसको जो है नहीं ला पाए हैं, नहीं चला पाए हैं, नहीं खोल पाए हैं। पता है कि इसकी वजह क्या है, असलियत क्या है? आखिर असलियत इसकी यह है कि जो सदियों से जो जलसों में, इज्तिमाओं में, उर्सों में गरीबों के लाखों करोड़ रुपए उड़ाए गए हैं और बिरयानी के बाद मीठी सौंफ चबा के उनको सबको बोल दिया है कि खाट पे पड़ के अब सो जाओ। अगर इन्हीं पैसों का ढंग से इस्तेमाल किया गया होता, मीडिया हाउस खोला गया होता, तो आज ये जलालत, ये रुसवाई जो आप झेल रहे हैं ना, ये आपको झेलनी नहीं पड़ती। आपकी आवाज को उठाने वाले कुछ चैनल होते जो आपकी आवाज को उठाते। जी मिर्जा साहब, तो बात तो ठीक है ना, आप मीडिया के दौर में हैं
और आपकी इतनी बड़ी आबादी है। और ये मैं सिंध कराची के लोगों को भी कहता हूँ कि भाई आपको अभी दिमाग को आपको सीधा करो, आपको आप यहाँ पर भी मीडिया चैनल बनाओ। ये जो सिंध में कितने मीडिया चैनल हैं, तो कैसे मुकाबला करोगे? चलो आगे चले आगे। अच्छा, आप जो अभी बात कर रहे थे गर्नाता की, कुर्तुबा की, तो डॉक्टर इसरार अहमद क्या कह रहे हैं? वो और आपने कहा ना कि से मुतासिर होकर मैंने कहा, मैंने खुद अपने तौर पर कुछ नहीं कहा, उन्हीं से मुतासिर होकर कहा। तो ये जो हमारे जो पुराने स्कॉलर जो गुजर गए अब दुनिया से और जो अभी मौजूद हैं, उनको बुला के इनको चाहिए ना मीटिंग करें, उनके मशवरे लें। भाई आपका नहीं, आपके देखिए जंग जो है, जंग इतना सीरियस, टू सीरियस बिजनेस टू लीव विद द जनरल्स। दे शुड बी टॉक्ड विद द पीपल। द जनरल्स आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू हैंडल द वॉर। यू कांट फाइट ए वॉर। तुम सरेंडर कर सकते हो, न्याजी सरेंडर कर देता है, हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं जिंदगी भर में। तो यू हैव टू टॉक टू द पीपल। नाउ लिसन टू द पीपल। डॉक्टर इसरार अहमद क्या कह रहे थे वो दिखाते अपने नाज़रीन को। पाक भारत मामले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आप में से बहुत से हजरात के इल्म में है, तकरीबन 2 माह कबल मैं हस्पानिया गया था, कुर्तुबा और गर्नाता और हस्पानिया के और बहुत से शहरों की सैर की। गर्नाता भी देखा मेरी आंखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर न सफर में न हजर में। हस्पानिया तो खून मुसलमान का अमी है, मानिंद हरम पाक है तू मेरी नजर में। लेकिन जरा नोट कीजिए, वो मुल्क जिसमें 800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की, आज वहां नामो निशान मौजूद नहीं। 1492 को सुकूत गर्नाता के बाद या मुसलमान कत्ल कर दिए गए या जहाजों में भर भर कर भेड़ों बकरियों की तरह शिमाली अफ्रीका के साहिल पर उतार दिए गए। एक नामो निशान बाकी ना रहा। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं तफसील से अर्ज कर चुका हूं जब वहां से वापस आया था, और निदा में वो मेरी तकरीरें शाये हो चुकी हैं। गर्नाता जिस तरह हस्पानिया में आखिरी हिसार था मुसलमानों का, यह बर्रे अजीम पाको हिंद जिस पर 1000 बरस हुकूमत की थी, अब इसमें आखिरी हिसार यह पाकिस्तान है। हिंदू को अगर कोई डर है तो पाकिस्तान का है। वो अभी भारतीय मुसलमान पर भी आखिरी फैसला कुन वार अगर नहीं कर रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान के खौफ से नहीं कर रहा है। हिंदू की नफ्सियात में पाकिस्तान का ये शिमाल मगरबी इलाके से सारे फातेहीन आते रहे, उसकी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक खौफ है इस इलाके का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे लक्षण यही रहे, हमारा इफ्तराक और इख्तिलाफ और इंतशार यही रहा, और दुश्मन को अगर कोई कारी वार करने का मौका मिल गया, और खुदा न खास्ता अगर इस पाकिस्तान को कोई जट पहुंची, तो जान लीजिए मामला सिर्फ मुसलमाना ने पाकिस्तान का नहीं है, फिर पूरे जनूबी एशिया में इस्लाम और मुसलमानों का वही हशर हो सकता है जो हस्पानिया में हुआ। जो भी हिंदुस्तान की तारीख पर निगाह रखता है, महाराष्ट्र के इलाके से तीसरी मर्तबा वो कुव्वतें उभरी हैं। सबसे पहले शिवाजी उभरा था हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करने के लिए। आपको याद है 25 बरस लगे थे औरंगजेब आलमगीर को रहमहुल्लाह शिवाजी की कुव्वत को तोड़ने के लिए। शहनशाह हिंद पूरे 25 बरस जनूबी हिंद के अंदर मसरूफ पैकार रहा, दिल्ली आना नसीब नहीं हुआ, वही दफन हुआ है। लेकिन कुव्वत फिर भी पूरी तरह टूटी नहीं। औरंगजेब की वफात के कुल 20 सदी बाद फिर वो तूफान उठा उसी इलाके से। मैं जिक्र कर चुका हूं, उस वक्त एक दरवेश मौजूद था, शाह वलीउल्लाह देहलवी नामी, जिसने जायजा ले लिया, जिसका हाथ हालात के नब्ज पर था, और उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। पानीपत की तीसरी जंग में मरहटा कुव्वत की कमर टूट गई। उसके बाद नोट कीजिए, वही इलाका है जहां आरएसएस कायम हुई, वही इलाका है जहां शिवसेना है, वही इलाका है जहां से क़यादत बीजेपी की, वही इलाका है जहां से विश्व हिंदू परिषद की क़यादत है, और वही इलाका है जो क़यादत कर रहा है इस तहरीक की कि इस जनूबी एशिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया। अगर खुदा न खास्ता, मैंने जैसा कि अर्ज किया था,
भारत का मुसलमान अब उससे शिकवा करना बेजा है। वो तो हम पर हुज्जत कायम कर चुका, उसने पाकिस्तान बनवाने में हिस्सा लिया और उस जुर्म की सजा वो अभी तक भुगत रहा है। लेकिन अगर हमारी इन्हीं बदआमालियों के नतीजे में खुदा न खास्ता खाकम बदहन इस पाकिस्तान को कुछ हो गया तो सजा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, हस्पानिया की तारीख बर-ए-अज़ीम पाक हिंद में दोहराई जाएगी। उन्होंने जो कुछ 30 साल पहले की वीडियो है ये 30 साल की वीडियो देखिए, जैन साहब जो बात कही है उसने क्या गलत बात कही है, एक एक बात सही कही है। 800 साल उस दौर का उन्होंने स्टडी किया है बाकायदा। नेहरू के ज़माने में हमारे पास ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि नेहरू के ज़माने में स्टडी हुई कि मुसलमानों से कैसे छुटकारा हासिल हुआ वहाँ पर। अब वो उन्होंने उसको अमल जामा बना रहे हैं। अब देखिए कैसी कैसी बातें कर रहा है वो। ये कह रहा है जहाँ भी 30% मुसलमान होते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे अब 30% में हैं, वो आसाम में 30% से ज़्यादा है जी। आसाम में ऑलमोस्ट 40% है। वहाँ वो उनके लिए वो सारा निजाम लेकिन बना रहे हैं, वहाँ पर उनको बढ़ने नहीं देते हैं जी। और वहाँ पर कानून बना रहा है। तो अब ये है कि इन मुसलमानों ने भी तो अपनी हरकत ये की वो ना कि वो आसाम कह रहा है, वो कमबख्त ये कह रहा है। और ये एक तो सबसे बड़ा जो इनका जो देवबंद का जो है सबसे बड़ा गद्दार जो देवबंद का मदरसा है, इनका मदरसा। दूसरा जो मदरसा आपका वो है जो हमारे इनका जो दूसरे मदरसे बनाए जो अंग्रेज़ों ने बनाए सारे, ये आप सॉरी बट टू बी वेरी क्लियर। भाई देखो बात ये है कि अगर आपको सच्चाई का अगर नहीं करना पड़ेगा तो फिर आप सच्चाई, अगर आप अपनी वाक़यात को आपको नहीं मालूम होंगे तो आप कैसे फैसला कर सकेंगे। हमें तो दुश्मन हमारा न देवबंदी न बरेलवी है, हमारा दुश्मन तो हिंदू है जी। हमारा तो हमें तो उससे मुकाबला करना है। तो उसमें आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और ये सब बातें इसलिए की जा रही है कि तैयारी जा रही है कि तैयारी करें आप जी। इसलिए कि आप इसमें छोड़ दें, देवबंदी बरेलवी सब छोड़ दें। मैं देवबंद को इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मुखालफत उनकी बरेलवी ने तो नहीं की। बरेलवी ने तो पाकिस्तान बनने की हिमायत की बिल्कुल, तो इन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन अब तो यहाँ देवबंदी भी सब हिमायत कर रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। तो अब लेकिन आप देवबंद को पूछे ना कि भैया वो तुम्हारा कहाँ गया, वो तुम्हारा जो तुम्हारा फलसफा था, जो कायदे का फलसफा सही था, या तुम दाढ़ी मुंडा सही था, या तुम सही थे दाढ़ी वाले जी। तो अब उनसे पूछो कि अब तुम्हारे पास क्या है जो कि अल्लामा इकबाल ने दिया था, या जो कायदे मोहम्मद जिन्ना था, आपके पास क्या है? सर सईद अहमद खान ने उसने क्या दिया, आपके पास क्या है? सईद अहमद खान ने सबसे पहले कहा था कि दे आर अगेंस्ट अस। वो किस तरह से किया उन्होंने कि वो देखो मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है तो एक आदमी दूसरा हो जाता है। उन्होंने ये उनके साथ मिलकर, अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों को पढ़ाया और उससे वहाँ से फिर निकाला। फिर ये पाकिस्तान तो अलीगढ़ से निकला है ना जी। अच्छा खैर, और ये मैं क्या यार देख आपको शाबाश देनी पड़ेगी एक मुसलमान को, पाकिस्तानी को, मुझको कि जब मैं वहाँ तकरीर करने गया, मैं चीफ गेस्ट था अलीगढ़ के अंदर, वहाँ पे तकरीर में मैं कहा कि पाकिस्तान तो अलीगढ़ ने बनाया। उसके बाद से मेरा दाखिला वहाँ बंद हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तो परवाह नहीं कर गया, मैं अपनी बात कह आया। अच्छा खैर, वो देवबंदियों ने पहले देवबंद की लीडरशिप ने थोड़ी गलती की, नहीं तो आप करें, आप सीधा करें, फॉर गॉड से आप सीधा करें। पाकिस्तान बनने के बाद देखिए ना थानवी साहब का कितना किरदार है। नहीं थानवी साहब तो उनमें से उस्मानी साहब का कितना किरदार है। ब्रेकअप जो था वो तो अलग थी जी। लेकिन देवबंद का मदरसा तो आज भी तो उनके साथ दे रहा था ना, कि वो ये कहता था कि हमें परवाह नहीं है, तुम लोग दाढ़ी मुंडे के साथ जा रहे हो। हालिया हंगामे से वैसे थोड़ा होश आया है नहीं, अभी नहीं आया, अभी तक तो कोई उनका वर्डिक्ट नहीं आया है जिसमें कि वो फैसला कौन वर्डिक्ट दे सकें कि हम इंडिया के मुकाबला करेंगे, हिंदुओं का मुकाबला करेंगे। द वर्डिक्ट शुड कम फ्रॉम देवबंद नाउ, कि आप कहें कि हम हमारा ऐलान जंग है हिंदुओं के खिलाफ, ये क्लियर ऐलान आना चाहिए। और मुसलमानों तैयारी करो और जंग करो। बिल्कुल आप देखिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर जो मुसलमान गरीब से गरीब है वो उसके पास लकड़ी तो होगी ना, बिल्कुल लकड़ी के अंदर कीले ठोके जैसा कि चीनियों ने किया था, लकड़ी के अंदर छुरी लगाए, जो जब चाकू लगाया उसके अंदर। गिलगित बल्तिस्तान वालों की मिसाल सामने है, उन्होंने इस तरह लाठी डंडों से उन्होंने मार भगाया। नहीं तो बस आप तो नहीं तो लाठी डंडो नहीं, उसमें छुरी लगाए, उसमें चाकू लगाए, उसमें जो कुछ भी लगा सकता है। और फिर पाइप के अंदर जो है वो बम बनाए। पाइप के बम बनाने आते हैं, बड़े आसान है, और छोटे बम भी बना सकते हैं। जब पटाखे जिनको बनाने आते हैं जी, वो बम भी बना सकता है। जो पटाखे वालों को पकड़ो, उनको चलो बनाओ, आप तुम बनाना शुरू करो जी, फोड़ो। इंडिया के हर शहर के अंदर, हर महल्ले के अंदर, मतलब ये बात ये है कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से नजर आना चाहिए जो अभी तक नजर नहीं आया है, और उसकी बात हमारी तरफ से तो जो हमें भाई ये इनका तो अभी डर जाता ही नहीं है। इनको खुदा का खौफ के अलावा अमेरिका का खौफ ज़्यादा है। इनको ये कहना चाहिए कि इस वक्त क्या अल्लाह का हुक्म है
जी उस पर अमल करना चाहिए। आपका पहला पारा पढ़ लो, कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुम जब जब जुल्म हो रहा है किसी इंसानों पर, मुसलमानों पर, तो तुम क्यों उनकी मदद को नहीं जाते हो। ये पहला पारे में सवाल है। तो आप पे जुल्म नहीं हो रहा इंडिया के अंदर? आपको कितने दिन हो गए? और अमेरिका की तरफ मत देखें, वो आजकल खुद परेशान है। अमेरिका नहीं, अमेरिका तो मैं आपसे आज मैं कह रहा हूँ, आपको रूस अमेरिका को बिल्कुल तबाह कर देगा सफा हस्ती से। खुद इंडिया के ज्योतिषियों का ये कहना है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का आखिरी सदर है, इसके बाद अमेरिका का कोई सदर नहीं होगा। जी मेरे साहब, अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आएंगे। तो आपने अमेरिका का जिक्र शुरू कर दिया है, तो वो जो सिविल वॉर वाला मामला है उस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो ट्रम्प का मामला है, बात करने से पहले ना एक वीडियो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। दिखा दीजिए। वो बहुत महज़िब माशरा है अमेरिका का, उसकी पुलिस क्या कर रही है हम सिर्फ एक ही जुमला कहते हैं इस पर कि ट्रम्प ने और अमेरिका में सिविल वार शुरू कर दी है। जी बस, इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना। जी जी, अब और दिखाते देख ले हैं, बाकी काम, बाकी खुद देख ले। एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। Why can't you call your dog off? Why can't you call him off? Why is he still ripping his arm? You have no control of your dog whatsoever? Are you kidding me? I'm comfortable. You guys got 3 guys versus 1. You can't get the dog out? Get back now. जी मिर्जा साहब, और एक वीडियो और भी है। लोगों को अमेरिका की पुलिस का तशद्दुद का सामना है। जी, हमने वो कुछ कर दिया जो कोई और मुल्क ये नहीं कर एक सकता वीडियो था। अलग है जो अभी दिखाइए। हम दिखाते हैं, फिर आप उसका वो बता दीजिएगा। जी बताइए। वो तकरीर कर रहे हैं जी वो सियाफाम जो मुजाहरा हो रहा है उसमें वो तकरीर कर रहे हैं, तो वो तकरीर दिखाते हैं कि वो दिखाइए। क्या कुछ फरमा रहे हैं। The hope that truth will prevail. Even Allah says in the Quran, Inna al-batila kana zahuqa. No matter what happens, falsehood, oppression, injustice, no matter what happens, one day will be gone and truth will prevail. I pray those who are facing injustice, whether it's in the United States of America or around the world, whether it's in Hong Kong, whether it's in Syria, whether it's in India, no matter where it is, whether it's Australia, no matter what's going on in Palestine. We pray. May Allah make us victorious. May Allah make us victorious. Everybody just say Ameen. I don't care what your village do, just say Ameen. Ameen. It just means What we did we say earlier? United people. Let's all say Ameen. We pray that Allah delivers us justice. We pray that Allah delivers us justice. We pray that Allah takes care of the oppressors. We pray that whoever wakes up with a negative intention towards human beings, Allah deals with that person. We pray that those in power
who are misusing their power, may Allah remove them from power. May Allah replace them with people who will make good use of this power. We pray that Allah will make things easy for us. We pray that we will see the fruits of the hard work we are putting in right now. Even if it means after our death. That one day, our grandchildren will be able to hold hands and see the police and not be afraid. जी मिर्ज़ा साहब, जो लोग भी वो कहते हैं कि जो लोग भी नाइंसाफ़ी के शिकार हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हों, हांगकांग में हों, शाम में हों, भारत में हों या कहीं भी रहते हों, उनका इस्तेसाल किया जा रहा, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये उन्होंने फ़लस्तीन का नाम लेना चाहिए था। हमारा एहतजाज पुरअमन है, इंसाफ चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि हमारी तहरीक कामयाब हो, क्योंकि हम इंसाफ और मसावत चाहते हैं। आइए दुआ करें। अब इन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है जी, और दुआ खूब की है। हाँ, हम दुआ करते हैं कि हमने अपने मकसद में कामयाब हो, यहाँ इंसाफ हो और बराबर के हकूक़ हासिल हों। जो लोग इक़्तिदार में हों, अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हों, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए। खुदा अल्लाह मैं कहना चाहता हूँ कि उस खुदा के मानी, खुदा के लफ्ज़ को कोई इन्होंने ईरानियों ने इस्तेमाल किया था कि मतलब है कोई और नहीं, एक खुदा का, लेकिन उससे बेहतर लफ्ज़ जो है, जो बेहतर नाम है वो अल्लाह का है। तो खुदा अल्लाह हम पर मेहरबान रहे। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम सियाफ़ाम लोगों की गोद में खुद अल्लाह उन्हें हर किस्म के इंसाफ, इस्तेसाल और नाइंसाफ़ी से महफूज रखे। जी, ये जुमले उनके हैं। और ये आदमी जो है एक सियाफ़ाम मुसलमान है और बेहतरीन तिलावत कर रहा है, जिसने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है इसने। जी, और सारे लोग उसमें, अच्छा गोरे भी खड़े लहू का हैं, यानी जहाँ से शुरू का जो कुरान की आयत है, गोरे भी खड़े हैं और ये आमीन सब मिलके आमीन कह रहे हैं, उसकी दुआ में शरीक है। गॉड ब्लेस देम, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इनकी आबादी कोई अमेरिका में कोई हल्की का नहीं है। यहाँ आप बता, अभी 41.4 मिलियन है इनकी, तो 4 करोड़ से ऊपर 14 लाख, जी 14 4 करोड़ 14 लाख की आबादी है। तो काफ़ी आबादी है, तबाही बचा सकते हैं ये अमेरिका में। जी, तो लेकिन ये है कि इनको मसल्ला होना पड़ेगा, क्योंकि गोरों के पास बहुत असला है, इनके पास असला नहीं है, तो इनको भी असला लेना पड़ेगा। गरीब हैं ये, लेकिन बहरहाल ये छोटे मोटे वहाँ काम कर सकते हैं। तो अमेरिकनों के पास, सफ़ेद फार्मों के पास हमेशा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन कालों के पास दिमाग में नहीं आती। ये फिर नॉर्मल तरीके में जाते हैं। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए, मैं इंडिया के मुसलमानों को भी कहता हूँ और अमेरिका के को भी कहता हूँ कि कोई ख़ास इस तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ये गोरे नहीं सोच सकते हो। अच्छा जी, चले जैन साहब, एक काम हमें कहना है, जो काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस है जी, वो एक अजीब व गरीब टर्न ले में इख्तियार कर लिया है। और हमें ये डर है कि ये एक कानूनी और एक मेरे ख़्याल में दस्तूरी एक मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं, कई बातें हम कहना चाहते हैं, केस का जो फ़ैसला है वो मेरिट पे होना जाना चाहिए। और सबको अगर एहतसाब है तो सबको एहतसाब अमल से गुजारना चाहिए। तो फिर अगर ये बात है तो फिर इमरान खान को भी गुजारना चाहिए, क्योंकि वो इमरान खान ने जो है वो उसको क्यों जाने दिया है, इसको जहांगीर तरीन को और उसके बेटे को क्यों जाने दिया है। मैं ये सवाल करता हूँ कि यहाँ पर क्या निज़ाम है आपका। जब आप नवाज शरीफ के जाने पर तो एतराज़ करते हैं, इसको रूस से जहाज़ का तैयार आया और चला गया, वो आप अपने अच्छा खासा है, उसको निकाल दिया इन्होंने, ताकि वो फिर ये चालाकी की है कि 1985 से अब अमल शुरू होगा भाई, जो कभी होना ही नहीं है। अच्छा, पहले तो आप फ़ायदे से अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि अब ये सबको एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए, तो हमें से कोई एतराज़ नहीं है। फिर ये कहे कि जज माशरे का रोल मॉडल होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और वो जब रिटायर होता है इज़्ज़त के साथ में, तो उसकी नेक नामी बहुत बढ़ती है। तो बहुत से अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो उन्होंने हाफ ट्रूथ लिखा, जो बड़े सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की मिसाल सामने सिद्दीकी थे, जो गैर मुस्लिम भी थे, वो लोग भी बहुत अच्छे नेक नामी के साथ रिटायर हुए। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं अब दस्तूर के मुताबिक काम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, दस्तूर के मुताबिक हर एक को काम करना चाहिए। लेकिन कहाँ पर दस्तूर के काम होता है? रोज़ तो लोग बाग दस्तूर में मुदाखलत कर देते हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, अब सवाल ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के जायदाद के मतलब जो सवालात पैदा हैं, जस्टिस साहब उसका जवाब दें, बिल्कुल देना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जो सवाल, जो रेफरेंस दायर किया हुकूमत ने, उसके जवाबात जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को देने चाहिए। अब हुकूमत का ये कहना है कि जो रेफरेंस दायर किया है उसमें उसने काफ़ी सबूत फराहम किए हैं। अब ये फ़ैसला काम करना तो अदालत का काम है कि वो ये देखे कि भाई उन्होंने काफ़ी सबूत फराहम किए या नहीं किए।
अगर अदालत फैसला नहीं करती है तो उनके पास, हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद होगा कि भाई उन्होंने फैसला सही नहीं किया, वो फिर जाएँ रेफरेंस में जाएँ, जी बड़े बेंच पे जाएँ। अच्छा जी, अब फिर हुकूमत का ये भी सवाल है कि एक जज जिसकी बेगम ड्यूल नेशनल हो, इसके बाद 2 आइडेंटिटीज़ हों, तो वो फिर वो कैसे सवालात की जद में नहीं आ सकती? वो आ सकती है, आने चाहिए, ठीक है। तो जो लोग भी तुम्हारी हुकूमत में भी साथ में बैठे हैं, जो हुकूमत में भी डबल डुअल नेशनलिटी के बहुत से वजीर बैठे हैं, उनके वो क्यों नहीं आ सकते? मुशीर हैं, वजीर हैं। हफीज़ पाशा कहाँ से सिंगल नेशनलिटी का आदमी? जुल्फी बुखारी, जुल्फी कौन से सिंगल नेशनलिटी का आदमी? आजम सवाती। सब लोग हैं, इनको सबको भाई इनको फारिग करो। इनको हमारे मुल्क में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक कि ये अंग्रेज़ी का सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कि ये जो फ़ौज वाले जो हैं, ये चुन चुन के लाते हैं इन बेवकूफ़ों को, जो वहाँ के जो पैसे वाले होते हैं या जिनका खाना खाए होते हैं, उनको ला के यहाँ बैठा देते हैं। जब वो अमेरिका जाते हैं तो उनको तवाज़ो करते हैं, वहाँ से ये अपनी दोस्ती बनाते हैं। साहब ये सेटअप तो नाकाम हो गया, अब अगला क्या लाएंगे? यार अच्छे लोगों को लाए ना भाई। सबसे बड़ा काम ये होता है जब सारी सियासत फेल हो जाती है, जैन जो किसी के समझ में नहीं आती, वो सच की सियासत होती है। आप यकीन मान लें, मैंने तारीख में जब मैंने 12 साल की उम्र में सियासत शुरू की। 18 साल की उस उम्र में मैं एक बहुत तालिब इल्म के ज़माने में एक बहुत ताकतवर मैंने स्टूडेंट लीडर बन चुका था। अब उसमें जाने मैंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए जो मैकावली ने बताए थे, जो मैं हिंदू जो उसने बताया, सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए। एक मकाम पर वो आगे सारे तरीके फ़ेल हो जाते हैं। जैन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ईमानदारी के बताता हूँ। अब मैंने कहा क्या करूँ? मैंने कहा आप सच की सियासत करो, ये किसी की समझ में नहीं आएगी। वो मैं जीत गया उस सियासत में। वो जब वो सच की सियासत की, मैकावली सियासत की छोड़ी, मैंने हर किस्म की जो सियासत थी जो हमने पढ़ी थी अपने उसमें, सब कुछ छोड़ दिया और सच का कहा, इंसाफ पे बात करो। अब किसी के समझ में वो बात ना आए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नई बात थी। हर बात सच पे करें। अपने दोस्त के खिलाफ भी फैसला तो फैसला अपने दोस्त के खिलाफ कर दिया, अपने पार्टी के आदमी के खिलाफ है फैसला कर दिया। वो कहते थे ये क्या हो रहा, लेकिन वो कामयाब हो जाता था। इसलिए कि वो अल्लाह ने सच के अंदर इतनी ताकत रखी है कि एक घर का निज़ाम अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपने 2 बेटे 4 बेटे हैं आपके, उन चारों बेटे के साथ में अगर इंसाफ नहीं करोगे तो घर नहीं चलेगा। बीवी के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो घर नहीं चलेगा। बहन और बीवी के दरमियान है, माँ और बीवी के दरमियान है, वहाँ पर भी जो उनके हकूक़ मुतय्यन किए अल्लाह ताला ने, उनको आप नहीं दोगे, घर नहीं चलेगा। तो हम सब सारा हमने किया, और जो भी जिसने भी किया वो कामयाब है और वो कामयाब रहता है। अब सवाल ये है कि जब वो एक दूसरी आखिरी बात ये है कि वो हुकूमत का ये ख्याल है कि जब सियासतदानों को सज़ा हो सकती है तो जज को भी हो सकती है। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो साबित कर ले जी तो जज को भी सज़ा दे। अगर उनकी गलती है, उन्होंने जायदाद गलत बनाई है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है, इसमें ये हुकूमत को ये ज़रूर होशियार रहना चाहिए कि ये कायद फ़ायद ईसा, एक तो इसका बैकग्राउंड, ख़ानदानी बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा ये अगर उसने बेईमानी की है, वाकई बेईमानी की है, तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, और जो भी प्रूफ ऐसे होने चाहिए जो आप अदालत में साबित कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर फिर नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ा बहरान ने एक दस्तूरी बहरान पैदा होने वाला है। चीनी और आटा चोरी से तो शायद बच जाए। नहीं, मैं चीनी आटा चोरी से देखिए ना, अब आप बचा लिए ना आपने। आप 85 में जाकर आप करेंगे। आपने तो आप झूठे हैं, आप मुल्क को, कौम को धोखा देते हैं। इस मामले हर बात में आप उल्टी बात करते हैं। आप कहते हैं कि साहब हम ये कहते थे कि हम उसको नहीं करेंगे। मैंने दोनों कह के गए, इमरान खान भी, असद उमर भी कह के गए कि साहब हम इसको निष्कारी नहीं करेंगे। स्टील मिल की अब कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं? जो कि इजरायलीज हैं, इंडियंस हैं। अभी तक की जो खबरें हैं ये ज़राए से। नहीं, ठीक है ना, हमारे पास जो इत्तलात है वो जो दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आटा चीनी वाला मामला है, ये तो अब आला अदलिया अगर नोटिस ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वहाँ जाने का मतलब है FIA या नैब के ये मामला फिर भाई, आपकी ईमानदारी की बात यह है कि आप वज़ीर आज़म को अब सादिक और अमीन नहीं कह सकते। जो आदमी झूठ बोलता हो वो सादिक अमीन कैसे है? और ये जो बहरान वाले मामले पे जो पैसे बनाने वाला मामला नहीं है, वहाँ भी तो आप देखिए, अब 1985 पे आप जा रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, सिर्फ उसको फैला रहे हैं ताकि आपका जो साथी है वो तरीन निकल गया ना, अब उसको आपने पतली गली से निकाल दिया।
और पतली से निकाली, चौड़ी गले से निकाला है आपको जहाज से। जी जी। और बाकी लोग जो हैं वो इत्मीनान से बैठे हैं, खुसरो बख्तियार ठीक है। और जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, कुछ गुलजार नहीं साहब। करते ये लोग, सिर्फ मैं कहता हूँ कि धोखा देते हैं इंसानों को, पाकिस्तानियों को। इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। खुदा के वास्ते मैं सारी उम्र ये मैंने कहता हुआ आया हूँ अपने फ़ौज से कि अल्लाह के वास्ते किसी वक्त भी तो इंसान कोई काम ऐसा करो। ये डाकू हैं, लुटेरे हैं सारे के सारे। आप किसी की भी, चर्चिल ने ये कहा था जिस वक्त आज़ादी की बात हुई थी कि इनको हुकूमत मत दो, ये सारे डाकू हैं, सारे इंडियंस के लिए कहा था। इसीलिए वो इसीलिए एक खिलाड़ी को लेकर आए थे, और फिर आगे भी एक खिलाड़ी आने वाले हैं, आज नहीं तो 5 साल या 10 साल बाद। नहीं अब नहीं आएंगे खिलाड़ी, सारे तैयारी हो रही है साहब। आप ये खुदा को मानो, आप क्यों आप यहाँ पर कोई यहाँ पर सिविल वार क्यों कराना चाहते हो तुम? खिलाड़ी कहकर अभी ये आदमी जो है इतना नालायक आदमी है जो ये सिविल वार करा देगा। बेचारे हॉकी के खिलाड़ियों को तो किचन चलाने के पैसे नहीं देते हैं, उन्हें उनको सड़कों पर सुलाते हैं जी, और भी उनको बाथरूम उनके तक नसीब नहीं होता है, वो बाथरूम जो सड़कों पे कर रहा है। क्रिकेटर्स को वजीर आजम और फिर पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाए स्टील मिल का जो आप बात कर रहे थे। जैन साहब, स्टील मिल में का मामला हमने कल भी बहस की थी और आज भी की थी। स्टील मिल की बात कर रहे थे तो हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी से। जी, हाफिज नईमुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मिर्ज़ा साहब, जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और मामला जो है ज़ेर बहस ये है कि स्टील मिल की निकारी कर रहे हैं, और ये पहले भी एक दफ़ा करना चाहते थे, और जिसमें इमरान खान साहब ने और असद उमर ने ये यहाँ पर तकरीर करके गए थे कि हम किसी सूरत में भी इसको निष्कारी नहीं करेंगे, आपसे हम वादा करते हैं। हम असद उमर ने तो यहाँ तक कहा, जो हमने कल इसकी वीडियो भी चलाई है, कि अगर आप मैंने कभी निकारी का फ़ैसला हुआ तो मैं जॉब छोड़कर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो खुद निकारी के आप भी सरबराह हैं। तो अब सवाल ये है कि ये क्या होगा, आप क्या इस पर तबसरा करना चाहते हैं? असल में बात ये है कि सिर्फ दावे नारे और इस तरह की चीज़ें बदलती हैं, निज़ाम वही रहता है। और ये सारे कुछ गाइडलाइंस हैं IMF की, ऊपर के लोगों की, और कुछ मफाद परस्त अनासिर की, जो जिनके मफादात होते हैं, माशी मफादात होते हैं। और वो चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी की हुकूमत हो, ये सारे इन्हीं पार्टियों में होते हैं, इनके इर्द गिर्द होते हैं। ये हुक्मरान तबका है, ये हुक्मरान तबका जो है वो इस रैकेट से बाहर आ ही नहीं सकता। ये सब ओबलाइज्ड लोग होते हैं। मतलब ज़ाहिर इमरान खान साहब के बारे में ये अमूमी तासुर है कि वो ईमानदार हैं, तो फिर उनके साथ आरिफ नकवी क्या कर रहा होता है, अबराज ग्रुप का मालिक, वो उनकी मुआशी टीम में क्यों होता है, जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज जो है वो बदउन्मान साबित हो चुका है। और वो के इलेक्ट्रिक को क्यों सब्सिडी दिए चले जा रहे हैं, और स्टील मिल की सब्सिडी उनको क्यों खल रही है। वो उसको चलाने की जो बातें करते थे तो अब चला क्यों नहीं रहे हैं, अब बेच क्यों रहे हैं। और फिर जो बातें अब आ रही हैं, जिन जराए से पता चल रहा है, ज़ाहिर कंफर्मेशन तो उसकी उसी वक्त होगी जब चीज़ सामने आएगी। लेकिन जो जराए बता रहे हैं कि इसमें पोलैंड के और इसमें इसराइल के और इसमें मैक्सिको के लोग शामिल हैं, कोई कंपनी है कि जो इसको लेना चाहती है, जिससे इनकी कोई डील हो रही है। तो इतना सेंसिटिव मामला जब मौजूद हो और ये लोग उसको बेचने के लिए तैयार हों और उठाकर 8-9 हज़ार लोगों को कोरोना के इन हालात में, शदीद तरीन हालात में फेंक दें, और एक टोटल रकम लगाकर उससे डिवाइडेड बाई 8,000 9,000 कर एक फिगर दे दें, और जो झूठ की वो मुश्तमिल हो। देखिए, ये कंपनी का नाम है साउथ एशियन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये 2010 में बनाई गई, और इसमें एक मैक्सिको का आदमी है, दूसरा डेविड वू जो है पोलैंड का आदमी है, येल्जिन ओजिल इजराइल का आदमी है, लियोनार्डो कैपाची ये इटली का आदमी है, कैपाची ये इटली का आदमी है, और एक इंडियन भी है। तो अब आप सूरत हाल में इस कंपनी को कैसे दिया जा सकता है? भाई इतनी बड़ी हमारी जगह, देखें स्टील, पाकिस्तान स्टील सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये है कि इसमें जो भी प्रोडक्शन होती रही है वो हमारी दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसको बंद करने का मतलब ये है कि आपने एक रास्ता बंद कर दिया। कुछ लोग होते हैं, मफाद परस्त टोला होता है, जिनकी अपनी मिलें चलनी होती हैं, और वो ये पूरा प्लान करके, क्योंकि सरकार की है इसलिए ऐसी तैसी है, कौम के टैक्सों का और कौम के पैसों का तो किसी को कोई इसमें वो नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके पास कोई एक दलील भी नहीं है जिसकी, ये अगर ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत का काम स्टील मिल चलाना नहीं है, तो ये नवाज शरीफ कहता तो उसको गालियाँ क्यों देते थे, फिर उसको क्यों हटाया? और अगर आप भी यही काम करने लग गए तो आप में और उनमें क्या फर्क है? भाई ये उससे भी खराब आदमी है। अब मैं सॉरी टू बी से जी। अब आप देखिए, दूसरी बात ये है इसमें कि ये कहते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। 2007 में इसी
स्टील मिल ने अपने मुलाजमीन को 4 बोनसेस दिए थे और 16 अरब रुपए के प्रॉफिट में थी। यही स्टील मिल थी, यही सरकार के मातहत थी, इसी को चला जा रहा था। 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पिछली सदी की बात नहीं कर रहा या उससे पिछली सदी की बात नहीं कर रहा। इस स्टील मिल की अभी कैपेसिटी अगर 1 मिलियन टन है, तो ये कैपेसिटी 3 मिलियन टन, इसको जो डिजाइन किया गया वो 3 मिलियन टन के लिए। भाई ये तो बहुत बड़े चैंपियन आए थे ना, इन चैंपियनों को तो अब इसको 1.5 मिलियन टन पे तो ले जाना चाहिए था, इसको चला देना चाहिए था। अब तक तो अगर 2 साल में जितना तनख्वाहों में इन्होंने पैसे दिए हैं, इसमें अगर ये बजटिंग करते। और लेकिन एक और बात भी है ना कि रूस ने खुद पेशकश की है कि भाई हमारा हमने लगाई थी, आपको मदद में दी थी, या आपको हम चलाने को तैयार हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? जी देखे ना, होना ये चाहिए था कि रूस ने जब इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, उस वक्त की हुकूमत ने और बाद की हुकूमतों ने भी उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये बनाई थी, चलाई थी। तो अगर रशिया दोबारा कह रहा था, अब तो हालात भी बदल गए हैं। अब तो हम जाहिर है कि जिस तरह से अमेरिका की वो ताकत भी नहीं रही, वो अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका, वो अंदरूनी तौर पर टूट का शिकार है। लेकिन ये गुलाम लोग अभी तक अमेरिका के शहर से निकले नहीं है, उसकी शिकस्त भी इनको शिकस्त नजर नहीं आती। और उसके अंदर की टूट से भी ये समझते हैं कि नहीं, ये टूट नहीं है, क्योंकि ये जहनी तौर पर भी गुलाम है और माशी मफादात भी इस तबके के जो हुक्मरान टोला है उसके वाबस्ता होते हैं। तो ये भी उसी से डरे से में रहते हैं और इस तरह की कोई चीज नहीं होने देते, और इन्हीं की जो है वो कहने को चीजें करते हैं। तो रशिया के साथ अगर ये कोलैबोरेशन कर लेते और एक अपनी पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए उनको BOT पर भी अगर ये दे देते, तो बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफर के उस पर दे देते, तो उसके नतीजे में आज हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। आज भी ये काम हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं, इसके अगर सिर्फ पावर प्लांट जो 55 मेगावाट के 3 हैं और जो 2 चलते हैं जब चलती थी, और आपको मालूम है टेक्निकली ये जो इसके फर्नेसेस चलते थे और उससे गलिबन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती थी, ये उसी को यूटिलाइज करके इसकी पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पर काम होता था। तो उसके नतीजे में आप ये देखें कि अगर ये 110 मेगावाट भी चल रहा हो और ये नेशनल ग्रिड को भी दे दे, तो आप इसके सारे मुलाजमीन का जो है ना तकरीबन 4-5 हज़ार मुलाजमीन का खर्चा तो सिर्फ ये पावर प्लांट दे सकता है। इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश इस स्टील मिल के अंदर मौजूद है। जबकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो प्रोटेक्शन ये देगी। तो ये तो सबने मिलकर इसको तबाह किया है और अब इसको जो है वो ले ऑफ करना चाहते हैं और मुलाजमीन के साथ ये बदतरीन सलूक करना चाहते हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हम नहीं मानते किसी इसी। अच्छा जी, यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है तो जमात इस्लामी का फिर इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम है? कल देखें, जमात इस्लामी तो इसको अपोज कर रही है और उन पार्टियों की तरह नहीं कर रही कि जिसकी बर्बादी में ये सब लोग शामिल थे। हम तो सीधे जो है ना बात कर रहे हैं, हम कोर्ट में भी बात करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारे हकायत रखेंगे। और कल हमारा एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, कल पासलो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनियन है, बहुत सही है। यूनियन नहीं है, ये वो यूनियन नहीं है कि जिसने जो बाद में आकर हुकूमतों ने अपनी आशीर्वाद के जरिए से अपनी यूनियन मुंतखब कराई, अपने लोग भर्ती किए, वो नहीं है, बल्कि ये पासलो यूनियन है जिसके पाशा गुल को शहीद कर दिया गया था। इतना याद है मुझे, पाशा मैं जानता हूँ उसको, मेरा दोस्त था वो। जी तो वो यूनियन है। तो इसलिए कल उसका एहतजाजी मुजाहरा भी है, कोर्ट में भी हम जाएंगे। और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बात कहना चाहता हूँ, 3 साल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमारी पटिशन मौजूद है, उसको जितनी सब्सिडी दी गई यार ये काम एक करो ना, के इलेक्ट्रिक का तो एक दफ़ा भट्टा बैठा देना चाहिए ना। मेरे ख्याल में हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं, उसमें कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनाए। बिल्कुल बनाएंगे। देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूँ पॉइंट वो ये है कि उस पर तो कोई बात नहीं होती, उस पर तो कोई कमेंट नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अगर ये बात जज साहब की तरफ से किसी चलती हुई बात में कमेंट्स की सूरत में आकर हुकूमत उसको ले ले कि जनाब ये मुलाजमीन क्या कर रहे हैं, तो भाई मुलाजमीन को तुम काम लोगे तो काम करेंगे ना, फिर नहीं करेंगे तो निकाल दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम। मेरे ख्याल में आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाफिज साहब 1 मिनट रह गया। कोरोना और टिड्डी दल पे NDMA का जो किरदार है उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। बड़ा बदकिरदार है अगर ये जुमला कह के मैं ख़त्म करूँ, नाकाम ही रहे, नाकाम है। इतना ख़राब हालत है उन लोगों की, कोरोना के टिड्डी दल पर भी, कोरोना पर भी। ये लोग कोई किसी चीज़ को हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ये हुकूमत फेल हुकूमत है, ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है, ये हुकूमत नाहल हुकूमत है। कितने अल्फाज में अदा करूँ उसके लिए? जी अच्छा, मुझे कहा जा रहा वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी ख़त्म कर। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।